कैसा लग रहा है चुनाव? ईमानदारी से बताइए, चुनाव किधर जा रहा है? 10 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था, तुम्हारी सरकार आने के बाद खतरे में है। इतना बढ़िया नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, उनके मन माफिक नारा था। तो महाराष्ट्र कह रही है ना बटेंगे ना कटेंगे और ना आपको लूटने देंगे और आपको यहाँ से भगाएंगे। सारी इज्जत गवाकर, एजेंसी का दुरुपयोग करवाकर आपने इतिहास में अपना नाम काले अक्षरों में लिखा। तो आप मानती हैं कि राज ठाकरे के पीछे भाजपा है? पहले कहते तो तुम्हारी भैंस चुराएंगे, अब कहते हैं तुम्हारी बेटियों को भगाएंगे। यहाँ तो बड़ा गंदा। लेकिन एक बात तय है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। आप भी मानिए इस बात को। मेरा इशारा ये है, ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इंसानियत और अच्छाई राजनीति के लिए सूटेबल नहीं है। मैं हैरान, 6 महीने पहले तो जब मैंने यहाँ पे देख रहा था राज ठाकरे का नाम नहीं था, लेकिन आज जिस गली में जा रहा हूँ, जो मोहल्ले में आ रहा हूँ, वहाँ राज ठाकरे की होर्डिंग, मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा होर्डिंग राज ठाकरे की है। गद्दारों को माफी नहीं, ये उद्धव साहब की उनका पूरा मोटो बन गया है लाइफ का। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे रंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। नेता एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो पब्लिक में, मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और कुछ नेता इतने फायर ब्रांड हैं जिनको सुनने भीड़ भी आ रही है, लोग उनकी बातों से प्रभावित भी हो रहे हैं और वो अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। ऐसी महाराष्ट्र की बहुत फायर ब्रांड शिवसेना की नेता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं। आज उनसे महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। थैंक यू सर। मेरा बड़ा मन था, मैं आपको बहुत एग्रेसिव तरीके से बोलती हुई सुनता था, आप धड़ाम धड़ाम करके हमले भी कर दिया करती थी। कैसा लग रहा है चुनाव? ईमानदारी से बताइए, चुनाव किधर जा रहा है? देखिए, मैं कहूँ जब तक टिकट बंटवारा नहीं हुआ था तब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं हम देरी तो नहीं हो रही, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। फिर जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद भी बहुत सारी अटकलें लगाई गई कि राइट कैंडिडेट्स हैं नहीं हैं, जो भी है। पर जब ये सब हो गया और कैंपेन शुरू हुआ तो जो टेम्पो बढ़ा है और जब से उद्धव साहब जाकर सब जगह प्रचार कर रहे हैं, उससे जो मोमेंटम मिला है, मैं मानती हूँ। और शरद पवार जी देखिए, एट 82 ईयर्स ऑफ एज वो दिन में 4-4, 5-5 रैलीज कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों के कंधों पे जो पूरा इलेक्शन चल रहा है, वो मैं मानती हूँ हमें सिंपल मेजोरिटी की तरफ लेकर जा रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ, क्योंकि हम ज़्यादा उनके हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ अगर देखेंगे वहाँ पे किसी तरीके का तालमेल नहीं लग रहा है। तालमेल उनका बस यही था कि कैसे भी हम सत्ता पे काबिज हों, और वो अब सामने दिख रहा है। तो किसान हों, महिलाएं हों, जो युवा हैं वो हों, हर वर्ग उनसे नाराज है, त्रस्त है और चेंज मांग रहा है, और चेंज होना ही है। हाँ प्रियंका जी, मैं भी मानता था कि जब मैं अभी, चूंकि महाराष्ट्र हम लोग का ऑफिस भी है, मैं आता रहता था, तो अब से 6 महीने पहले की जो तस्वीर थी, मैं कह सकता था कि चुनाव एक तरफा है, महाविकास अघाड़ी बहुत आगे है। लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा लोग मायूस हो गए, निराशा हो गए। उनको लगता है कि नहीं, आप कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो बीजेपी। ये धारणा ने आप लोगों को परेशान किया? एक्चुअली नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र भी जानता है, ऑफ कोर्स आउटकम जो होता है, हम सबकी उम्मीद ये थी कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वहाँ पे सरकार में बदलाव आएगा। और ये लोकसभा के बाद वो पहला चुनाव था हरियाणा का। तो एक जम्मू और कश्मीर में हुआ, जम्मू और कश्मीर में अलायंस की सरकार आई, इंडिया अलायंस की सरकार आई। यहाँ पर जो जिसमें उम्मीदें थी, अपेक्षा थी, वेव, सुनामी, ये सब कहा जा रहा था, वो नतीजे उससे काफ़ी डिफरेंट आए, तो चौंकाने वाले थे। पर महाराष्ट्र में हाँ, 1-2 दिन ऐसा लगा कि जैसे जश्न बन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में और ऑफिसेज में, तो लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है। पर जब आप वहाँ की परिस्थिति देखें, 90 सीट वाली, और यहाँ पे 288 की सीट लड़ाई है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। 2 राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, परिवार को परिवार से लड़ाने का काम किया है। इट्स नॉट अ डायरेक्ट बीजेपी कांग्रेस फाइट। जैसे वहाँ पे 2 ही मुख्य पार्टी है, यहाँ पर रीजनल पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हीं रीजनल पार्टीज को आपने तोड़ने का काम किया। तो वो जनता के बीच में एक आक्रोश है कि आप हमारे सरकार ऐसे, जिस तरीके से पहले तो आपने गिराई और आपने नई सरकार बनाई जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा असंवैधानिक है, फिर भी आप लोग सरकार चलाते रहे, लूट मचाई रखी। एक मैं आपको बताऊं, इतने सारे गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस पास कर दिए 10 दिन पहले, चुनाव से 10 दिन पहले, कि 1 लाख करोड़ का खर्चा इन्होंने बता दिया। स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट उनसे कह रहा है कि आप और योजना नहीं प्लीज अनाउंस करिए, क्योंकि स्टेट पे कर्ज का भार बढ़ रहा है। 3% से ज्यादा जो FRBA एक्ट के अंतर्गत जो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, 3% का आंकड़ा नहीं पार करना चाहिए, वो पार कर चुका है। यही यहाँ की समस्या है। तो आई थिंक पीपल अंडरस्टूड दिस कि बहुत डिफरेंट वहाँ का है,
यहाँ का बहुत डिफरेंस है, तो वो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एक हफ्ते जरूर मायूसी हुई, तो उसके बाद भी मूव। लेकिन आपने तो ये बौद्धिकता की बात कर दी कि सरकार पे खजाने में भार पड़ रहा है, जो बड़ा पाव बेच रहा है, जो चाय बेच रहा है, जो आम आदमी है, गरीब है, उसको तो सीधा पैसा मिला, तो वो उसके अंदर खुशी आई कि देखो साहब शिंदे सरकार ने हमको पैसा दे दिया। इस चुनाव में इसका मुझे लगता है बहुत बड़ा असर दिख सकता है। आपको नहीं लगता ये जो पैसा सीधा ट्रांसफर हो गया? नहीं, देखिए पैसा जो सीधा ट्रांसफर, मैं आपको बताती हूँ, हमने भी अभी 3,000 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में डालने की बात कही है, और 3,000 एक्चुअली महिलाओं को बनता है। महंगाई को देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, इन्होंने उसमें भी पैसा खाया। 1,500 रुपए दिए, 1,500 रुपए अपनी जेब में रखे। आज के हिसाब से वो 2,100 निकाल कर दे रहे हैं हम, और इन्होंने वो 1,500 का प्रचार किया। यानी मैं आपको बताती हूँ, जब हमारी सरकार थी, पहले दिन ही जैसे ही उद्धव साहब असेंबली में गए थे, उनका पहला शब्द ये था कि मैंने किसानों को वादा किया है, मैं उनकी कर्ज माफी करूंगा, 2 लाख तक की कर्ज माफी होगी। कर्ज माफी पूरे राज्य में हुई, पर उन्होंने किसानों के मुंह पे जाकर माइक नहीं रखा कि बोलो आपके मुख्यमंत्री महान, बोलो महाविकास अघाड़ी महान, बोलो हम किसान हितैषी हैं। उन्होंने जो कर्तव्य था वो किया। ये लोग उसका प्रचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अगर वड़ा पाव वाला हो, या भेलपूरी वाला हो, या आम तबका हो, जनमानस हो, वो कहेगा कि अगर मैं आज वड़ा पाव बनाने के लिए आलू खरीदने जाता हूँ वो महंगा, बेसन खरीदने जाता हूँ वो महंगा, प्याज खरीदता हूँ वो महंगा, लहसुन खरीदता हूँ वो महंगा, तो 1,500 से मैं क्या करूँगा? मैं अपने बेटे की स्कूल की फीस देने जाता हूँ तो महंगी, घर का राशन खरीदता हूँ तो महंगा। तो वो जितना कमा नहीं रहा है उतना उसका खर्चा हो रहा है। आप मानते हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल। अच्छा भैया, आप लोगों ने अजीत पवार को क्या जादू किया है कि वो आपकी भाषा बोल रहे हैं? इतना बढ़िया नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, उनके मन माफिक नारा था वो, जिस मानसिकता की राजनीति करते हैं उस मानसिकता का नारा था, हिंदुओं में जागृत करने का नारा था। अजीत पवार आपके सुर में सुर बोलाने लगे, मुंडे कई नेता उनके अलग अलग बयान देने लगे, चौहान साहब का बयान आया कि नारा ठीक नहीं है। क्या इस नारे का असर पड़ा है हिंदू कम्युनिटी में? बिल्कुल भी नहीं। ये समझना जरूरी है, जहाँ पे आई फील कि ये जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति करते हैं कि जनता को इसमें भ्रमित रखते हैं, जनता फिर डिस्कशन उनकी जो दिक्कतों का है वो तो होता ही नहीं है। वो सीधा आपको कह देते हैं हिंदू खतरे में। अरे 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था, तुम्हारी सरकार आने के बाद खतरे में है। तो जानलेवा हिंदुओं के लिए कौन है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो महाराष्ट्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपने इसी महाराष्ट्र में, जब वो कहते हैं ना बटेोगे तो कटोगे, आपने इसी महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान विवाद तो खड़ा किया, जो उत्तर प्रदेश में तो उनका जाना पहचाना टूल किट है। फिर आपने मराठा बनाम ओबीसी कर दिया। आज ऐसी स्थिति है कि मराठा दुकानों से ओबीसी वर्ग के लोग नहीं खरीदेंगे, ओबीसी के दुकानों से मराठा नहीं खरीदेंगे। आपने इस हद तक आप ले आए। आपको लगा हम दोनों को बांट देते हैं और फिर हम उसका पॉलिटिकल काम करेंगे, फायदा उठाएंगे। फिर अभी धनगर कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी में डाला, तो उसके उन दोनों के बीच में देखा कि किस तरीके की खींचतान हुई है। एक डेप्यूटी स्पीकर जो धनगर कम्युनिटी के आते हैं, वो उससे गिर जाते हैं, मंत्रालय से गिर जाते हैं। क्या दिखाता है? अटेम्प्ट करते हैं टू फॉल ऑफ, तीसरी मंजिल से शायद। हाँ, तो यानी आप, तो जब आपने बांटने, काटने और अब महाराष्ट्र को लूटने का काम किया है, और फिर आप कहोगे ना बटोगे ना कटोगे, तो महाराष्ट्र कह रही है ना बटेंगे ना कटेंगे और ना आपको लूटने देंगे और आपको यहाँ से भगाएंगे। ये है। लोग कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे इतनी उग्र हिंदुत्व की राजनीति करते थे, उद्धव साहब अब हिंदुओं की चिंता नहीं कर रहे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं अगर बाला साहब जिंदा होते तो उद्धव साहब को ऐसा ना करने देते। सबसे पहले तो जो ये बोल रहे हैं, ना उनको बाला साहेब जी की आइडियाज पता थे, ना उनको पता था कि वो किस तरीके से, किस विचारधारा से काम करते थे। उनका एक ही मानना था, ना जात, ना धर्म, ना गोत्र। उन सबसे ऊपर हटकर हमारा नेशनलिज्म होना चाहिए कि पहले मेरा देश, पहले मेरा राज्य, मेरे राज्य के भूमिपुत्र, मेरे देशवासी, फिर जाकर कोई और, फिर तुम्हारा धर्म आ जाए, फिर तुम्हारी जाति आ जाए, का उससे उनको लेना देना नहीं था। पर पहला मेरा देश रहेगा, मेरा राज्य रहेगा। अगर उससे प्रेम किया तो आप मेरे साथ हैं, अगर उनसे प्रेम नहीं किया, ऐसा मन में मंशा रखी कि मैं बाहरी हूँ या यहाँ का नहीं हूँ, तो वो गलत है। ये उनकी मान्यता थी। ये बीजेपी वालों, अवसरवादी लोग हैं, ये जानते हैं महाराष्ट्र में बाला साहेब जी के बगैर ये जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए वो बार बार इस तरीके की बात करते हैं। और सबसे मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व पॉलिटिक्स के ठेकेदार किसने इनको बना दिया? ना ये ठेकेदार, ना ये हमारे गार्डियन, ना ये हमारे वॉचमैन। उनका सर्टिफिकेट तो हम लेने से रहे।
हम अयोध्या भी गए, शान से गए, बहुत कांग्रेस और एमएलएज भी हमारे साथ आए। अयोध्या में जब रामलला के दर्शन करने गए, जब मंदिर बनने से पहले, उद्धव साहब का नारा था पहले मंदिर फिर सरकार। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई से हम जीते हैं। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी जी की वजह से नहीं जीती गई है। सुप्रीम कोर्ट और हमारे हिंदू धर्म के 500 साल की ये लड़ाई है। और हिंदुओं की सहन शक्ति देखी कि उन्होंने लीगल फाइट के माध्यम से अपनी ये धर्मभूमि बनाई है। तो जब राम मंदिर बना और ये सुप्रीम कोर्ट से ये आया, तब तक उद्धव साहब चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। हम सबसे पहले रामलला के मंदिर कैसा लगा? मंदिर रामलला अभी गए नहीं हम, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड गए हैं। अच्छा। मेरे हस्बैंड कह रहे थे इतना इनकम्प्लीट है, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ सबको लेकर गए थे। तो वो कह रहे थे इतना इनकम्प्लीट में इस हड़बड़ी में क्यों इनॉग्रेट कर दिया। आपको पता है कि वहाँ के अयोध्या के जो ठेके हैं उसमें से बहुत बड़ा गुजरात के लोगों को ठेके यस यस, ये गुजराती भाई लोग, गुजराती ये भावना यहाँ पर भी है ना, कि यहाँ से बिजनेस वहाँ चले जाते हैं। ये है ना, मुक्ता है ये महाराष्ट्र बनाम गुजरात। बिल्कुल, बनाम गुजरात नहीं है। हम भी चाहते हैं गुजरात प्रगति करे, कोई नहीं कहेगा कि हमें कोई दिक्कत है, पर महाराष्ट्र के हित मारकर अगर किसी और राज्य को आप प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, ये गलत है। आईएफएससी सेंटर मुंबई में बनना था, आपने उसको उठाकर आप वहां ले गए। डायमंड बोर्ड्स यहाँ पे एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी, आप यहाँ से उठाकर वहां ले गए। फिर आपने वेदांता फॉक्सकॉन, मैं आपको बताऊं वेदांता फॉक्सकॉन यहाँ से गया रातों रात गुजरात चुनाव से पहले, पर वेदांता फॉक्सकॉन को कोई इन्वेस्टर्स नहीं मिले, तो वो सेमीकंडक्टर जो बनने वाली थी, फैक्ट्री बनने वाली थी, वो बनी ही नहीं है। यानी आपने सिर्फ महाराष्ट्र का नुकसान नहीं किया, आपने पूरे देश का नुकसान किया अपनी जिद में। टाटा एबस जो लॉन्च हुआ जिस दिन महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, उस दिन टाटा एबस को लॉन्च करने हमारे प्रधानमंत्री गए हैं। तो महाराष्ट्र वासियों को आप क्या संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे जले पे मैं और नमक डालूंगा। यहाँ के लोगों को लगता होगा ना कि हमारा रोजगार चले गए, बेरोजगार बनाओ, फिर आपकी हिसाब से हम काम करें। दूसरी चीज आपको महाराष्ट्र के बारे में कहूँ, और अपने इतिहास देखा है कि महाराष्ट्र ने कभी दिल्ली के कहने पे कोई काम नहीं किया। महाराष्ट्र प्रगति उन्नति वाला राज्य रहा है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है अगर सादा टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा जब जाता है वो बाकी राज्यों में लगे, उनके डेवलपमेंट के लिए लगे। पर हाँ, हमें दिक्कत जरूर होती है कि जब आप हमारे हित मारकर दूसरों के हित के लिए काम करें। आप प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी अगर ये मंशा है कि महाराष्ट्र को अपने काबू में ले, आपके अपने कंट्रोल में ले, तो ये इतिहास गवाह है महाराष्ट्र कभी नहीं माना। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा मुंबई में है, वो धारावी है। अडानी को जिस तरह धारावी दी गई उसको लेके आदित्य ठाकरे का कल बयान भी आया कि हमारी सरकार आई तो हम धारावी को वापस ले लेंगे, अडानी के हाथों से नहीं जाने देंगे। आपको क्या लगता है, धारावी भी एक उस इलाके का बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धारावी में जो काम हुआ है वो दूसरी स्लम एरियाज को प्रभावित करेगा। मुंबई में करीब 5 बड़े स्लम एरियाज हैं, धारावी जिसमें जो सबसे चर्चे में है, बाकी भी उससे भी बड़े अब स्लम लैंड बन गई है। और मुंबई की लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स अ नोन फैक्ट। जब ये टेंडर पास हुआ था, ये था कि 540 एकड़ की धारावी है, जिसमें से 300 एकड़ में ये स्लम लैंड है, बाकी 240 एकर्स आपके पास है। आप जो भी डेवलपमेंट राइट्स लेगा, आपको धारावीकर्स को वहीं पर जगह देनी है, और जो इनएलिजिबल हैं उसी 250 एकड़ के एक्स्ट्रा जो आपको दिया गया है उसमें आप डेवलप कर आप उनको रखेंगे। सही है, ये गलत है? तो जो विनिंग बिड होती है, जो विनिंग टेंडर होता है, वो अडानी जी को मिला। कोई हमें दिक्कत नहीं, आप अडानी जी अगर कर ले, उन्होंने 540 एकड़ पे मान गए हैं, वो करने को तैयार है, पैसा डालने को तैयार है, वी वेलकम इट। पर उसके बाद जो हुआ, टेंडर जीतने के बाद जो काम हुआ, और मैं आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ। पहले तो आपने लाखों की तादाद में लोगों को कह दिया वो इनएलिजिबल है। इनएलिजिबल कहकर उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ ये पूरा एरिया हमें काफी नहीं पड़ेगा, तो हमें और लैंड चाहिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की मुंबई लैंड, ये कहाँ कंजूरमार्ग सॉल्पैन लैंड ले लिया, फिर मुलुंड के इलाका ले लिया, फिर आपने आकर दहीसर में दहीसर कह रही हूँ, ये मड आइलैंड में ले लिया, और 2-3 जगह और ले लिया, वडाला भी आपको चाहिए। तो वहां के लोग कहने लगे कि ऐसे कैसे इनको दे रहे हैं, पर सरकार दिए चली जा रही है। यानी 540 एकड़ तो इनके हाथ में है ही, इनके हाथ में ये 1100 एकड़ और मांग रहे हैं। यानी आप मुंबई सिटी को अडानी सिटी करें, उन लोगों को बसाने के लिए, उन लोगों को बसाने की आड़ में। आप ये सोचिए, वो आड़ में आप लैंड कंट्रोल करते हैं, फिर उसी पे आप अपने 60-60, 70-70 माले के टावर्स बनाएंगे और 40-40 हजार पर स्क्वायर फुट पे बेचेंगे, तो वो किसके जेब में जा रहे हैं? ठीक बात है। अजीत पवार ने तो कहा कि जब सरकार गिर रही थी, मीटिंग थी, उसमें अडानी शामिल थे, बड़ा चर्चित बयान आ गया ये उनका। लेकिन मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, उसमें 3 बड़े पार्टनर होते हैं, कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार जी एनसीपी। शरद पवार जी अडानी के सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ।
तो क्या आपको लगता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे हाथ डालेंगे अडानी के खिलाफ और शरद पवार उस पर राजी हो जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए सबसे पहले हम उनके खिलाफ नहीं हैं, पर अदानी जी की ये जो डेवलपमेंट की मंशा से वो पूरा मुंबई को कब्जे में लेने की कर रहे हैं, वो गलत है। और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये करेगा। मेरे मुंबई के ऊपर कुछ नहीं, मेरे महाराष्ट्र के हित के ऊपर कुछ नहीं। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो उसमें हम करने नहीं देंगे। अगर आप मान जाएंगे हाँ इस 540 एकड़ में ही हम सबको बसाएंगे और इन सिटू अकोमोडेशन, इसके अलावा कोई और जमीन नहीं हाँ देंगे। इसके देने भी नहीं चाहिए। अब देखिए एक और चीज है, उनको अब ये आपने एक नया गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला कि 50% TDR जो खरीदा जाएगा वो इसी प्रोजेक्ट से खरीदा जाएगा। तो अब ये TDR जो खरीदता है, बिल्डर जाकर खरीदता है, उसका प्राइस भी यही मनमानी लगाएंगे। 50% आप सोचिए। तो यानी आप अब ये मैं गोरेगांव में हूँ, आप गोरेगांव में आए हुए हैं, गोरेगांव में अगर किसी को FSI चाहिए वो जाकर TDR खरीदेगा, सबसे पहले उनको 50% वहां से खरीदना है। वो कोई औने पौने दाम में बेच दे, फिर पर स्क्वायर फुट यहाँ पे बढ़ जाए, आप और मेरे लिए तो घर खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ठीक बात है, ये तो होगा। इसी के बीच में मालेगांव में ED के छापे पड़ते हैं। हाँ। और भाजपा कहती है ये वोट जिहाद है, 200 करोड़ रुपया खातों में आए, और वो इलाका वो है जहाँ बीजेपी को शायद 1000-2000 वोट ही मिलते हैं, ज़्यादा कभी ले नहीं पाती, वो उसके बहुत इलाका है। ये जो नारे निकलते हैं, झारखंड में निकलता है कि बेटियों बचाने वाला जिहाद है, वहाँ पे घुसपैठिया जिहाद है, यहाँ पे वोट जिहाद है, ये जो जिहाद जैसे नारे निकलते हैं, कल उन्होंने जो ED के और ख़ास तौर से चुनाव से पहले ED जो एक्टिव होती है, क्या लगता है कि आप लोग उतना विरोध कर पाते हैं इन सब चीज़ों का? देखिए यहाँ पर तो सभी जानते हैं, जो जब ये गद्दारी हुई हमारी पार्टी के साथ और फिर शरद पवार साहब के साथ, सब जानते थे कि ED के डर से ये लोग सब भाग कर गए। एक संजय राउत जी थे, ED का लोग उनके पीछे आए, वो जेल जाने को तैयार थे, पर अपने ईमानदारी का सौदा करने को तैयार थे। डरते क्यों नहीं? उनको डर ही नहीं लगता? जेल से निकल के आपको लगती तेजी से। और उनको देखकर मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं भी फिर सबको टेक ऑन कर सकती हूँ। क्योंकि आपको भी डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक कोई भी शिव सैनिक को डर नहीं लगता है, ऐसी फीलिंग ED इनकम टैक्स नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे बस ये लगता है कि, और दुख इस बात का होता है कि आज ये ED, इनकम टैक्स, CBI कितना देश में माहौल बनाया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केज्ड पैरट कांग्रेस के कार्यकाल में। इसमें इनको इंडिपेंडेंट और बनना चाहिए था। इट वाज एन इंडिकेटर। ये लोग ने तो और भी अपने सारी इज्जत गवाकर, एजेंसी का दुरुपयोग करवाकर आपने इतिहास में अपना नाम काले अक्षरों में लिखा है। और उसको फिर से उसकी प्राइड रिस्टोर करना, मैं मानती हूँ इंस्टीट्यूशनल प्राइड, इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज को रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ED का तो दुरुपयोग हुआ ही है। और मालेगांव में एक इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी जिसमें उन्होंने कहा ऐसी 38 असेंबली सीट्स है महाराष्ट्र में जो वोट जिहाद करते हैं, इनके लिए जवाब है 38 ऐसी सीट है जहाँ पे 20% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसमें अगर उन्होंने जाकर वोट शेयर देखा कि सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा, और आप जान के हैरान होंगे, भारतीय जनता पार्टी को, उन्हीं सीटों पर। अच्छा। हाँ, मैं आपको वो पूरी, मेरे पास वो स्टोरी। और कारण क्या है? कारण ये है कि ये लोग कंसोलिडेशन करने की कोशिश करते हैं, वही हिंदू मुसलमान का खेल। वही, और वही हुआ, उनका फायदा वोट शेयर इनके बड़े हैं। 38 में से 20 सीटों पे इनका वोट शेयर बढ़ा है। तो जो वोट जिहाद इनकी काट तो वही है तो यूपी में हुआ कि वहाँ पे पिछड़े और दलितों में जो PDA का नारा दिया अखिलेश यादव ने, तो उसी से डरे शायद, बटों में कटेंगे उसके बाद ही आया। ये इनको ये सेंटिमेंट ऐसा क्यों हो गया कि पूरे देश भर में हम झारखंड में जाकर कहेंगे तुम्हारे, पहले कहते थे तुम्हारी भैंस चुराएंगे, अब कहते हैं तुम्हारी बेटियों को भगाएंगे। यहाँ तो बड़ा गंदा, यानी इतना गंदा। पहले कहा था मंगलसूत्र खींच लेंगे, आज मेरा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि तुम्हारी बेटियों को आकर ले लेंगे। अच्छा, अब घुसपैठियों की बात करें, अब बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? हाँ ठीक बात है, वो सब बीजेपी की, होम मिनिस्टर की है कि नहीं? सही बात। असम में कौन मुख्यमंत्री है? सीमाएं भी उन्हीं राज्यों। मुझे तो कभी कभी लगने लगता है कहीं इनका कोई कुछ ऐसा तो काम नहीं चल रहा है जिससे इनको कुछ पॉलिटिकल फायदा देख रहे हो। मतलब आपका इशारा क्या है? मेरा इशारा ये है, ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मतलब ये घुसपैठियों को भी ला सकते हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज। मैं आपको आज कह रही हूँ, आज इन्होंने एजेंडा किसने बनाया इसको? इन्होंने बनाया। आज अगर कोई घुसकर आ रहा है हमारे बॉर्डर से, या तो आप हमारे आर्मी पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे उठा रहे हैं कि अंदर कैसे आ गए? हाँ, कि अंदर आ गए, या आप कह रहे हैं कि हम इनकेपेबल हैं। ये तो वैसी वाली बात होगी जैसे पुलवामा अटैक के बाद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया था। नहीं, हमने कोई सवाल नहीं उठाया। अगर मेरे देश हित में कुछ काम हो रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडाधारी ये सोच होती है ना, जब, और देखिए मन में बड़ा दुख हुआ जब मैंने प्रधानमंत्री को बोलते हुए सुना मंगलसूत्र चुरा लेंगे। मैं एक सुहागन हूँ,
और कोई भी सुहागन के सामने ये कहे तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा लेंगे, बड़ा दिक्कत वाली, भले मैं पहनती ना हूं पर सोच ऐसी आती है। हाँ, ठीक बात है। क्या है, फिर आप कहें बेटी चुरा लेंगे, मेरे घर में बेटी है, आप क्या बात कर रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किस स्तर तक आप राजनीति ले जाएंगे? और घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो तुम आपके हाँ, हाथ पैर किसने रोके? गृह मंत्री और घुसपैठी है उनको बाहर भेजिए ना, किसने आपका हाथ पैर रोका? आपके पास मेजोरिटी थी, अब नहीं है, और मैं मानती हूँ आपके अलायंस पार्टनर्स को भी दिक्कत नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, उद्धव जी को भी अपनी तरफ ले सकते हैं। वो होना नहीं है। बड़ी चर्चा में आई थी ये नहीं बात नहीं, थी। अब ये लोग हर दूसरे दिन ये खबर चलवाने की कोशिश करते हैं कि उद्धव जी एंड आई कैन टेल यू वन थिंग यहाँ पर संजय जी, कि लोगों ने बहुत तरीके से संपर्क भी करने की कोशिश की है एंड पीपल शुड नो दिस। आपका कहना है कि बीजेपी ने संपर्क करने की कोशिश की बिल्कुल है उद्धव जी के पास में? उद्धव जी से संपर्क करने के लिए बहुत जगह से कोशिशें हुई हैं। अच्छा, भाजपा ने की है? ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, यस। यानी हमारी पार्टी तोड़ने के बाद, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार बनाने के बाद, गद्दारी करवाने के बाद, पन्नास होके एकदम ओके करवाने के बाद, संविधान को दरकिनार करने के बाद, प्रजातंत्र के उसूलों को दरकिनार करने के बाद, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चलते में भी कोशिशें हुई हैं। ये तो और आप कहें, आप कोशिश करते हैं, आप बात करेंगे हमसे, फिर जाकर महाराष्ट्र में आएंगे नकली संतान है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में कहेंगे, खराब बयान था उनके बेटे के बारे में। आदित्य जी एक यंग लीडर हैं, एक डायनामिक लीडर हैं, एक विजनरी लीडर हैं, आप उनके बारे में दुष्प्रचार करेंगे? वैसे ही जैसे आपने राहुल गांधी जी के साथ कोशिश की, तेजस्वी यादव जी के साथ कोशिश की, अखिलेश के साथ कोशिश की, तो यानी कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करें ना कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। ये लोग वही जो आपने कहा, सत्ता बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उद्धव जी बहुत सीधे सीएम थे, कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन वो इतने सीधे थे कि पीछे से विधायक खिसक गए, उनको पता ही नहीं चला। इतना सीधा भी राजनीति में होना नहीं चाहिए। देखिए, अच्छी, जैसे लोग कहा करते थे, इंसानियत और अच्छाई राजनीति के लिए सूटेबल नहीं है, पर वो राजनीति बदलाव की तरफ आ रही है। देखिए, मैं भी जब राजनीति में आई, मुझे भी ये लगता था कि मैं कहाँ पहुंचूंगी, क्योंकि इंसानियत और अच्छाई की जगह ही नहीं है, पर हमने रास्ता बनाया धीरे लोग जलते हैं आपसे कि प्रियंका चतुर्वेदी में ऐसा क्या खास है कि इतनी जल्दी सीधे सांसद? ये मुझे बहुत लोगों ने कहा है, और मैं मानती हूँ कि उनकी जलन उनके साथ, मेरा काम मेरे साथ। भगवान ने मुझे कुछ काम दिए हैं करने को इस देश के लिए, मैं वो करूंगी। और भगवान अगर मुझे ये रास्ता दिखा रहे हैं और जगह बना रहे हैं, तो कोई तो मेरा काम अच्छा होगा। अच्छा, क्या कुछ तकदीर वकदीर भी होती है आपको इतनी जल्दी लंबी छलांग कैसे लगाने? मैं मानती हूँ कि हाँ, मैं भगवान में बहुत आस्था है मेरी, पर मैं भगवान को लेकर सब जगह नहीं घूमती हूँ। मेरी राजनीति वो नहीं है, बहुत आस्था है। मैं हर एक चीज़, मैं कभी भी, जैसे मैं कहती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे मैं अपने जो भी तीर्थ होती हैं 50 की उम्र से पहले खत्म हो जाए। कभी खत्म नहीं होती हैं, पर ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं, पर जो इम्पोर्टेंट दर्शन वाली जगह है वहाँ पे आप जाना वो मैं कर लूँ। जैसे चारों तीर्थ स्थान कर लिए, एक ही बस रह गया है। अच्छा। हाँ, तो ये मेरी पर्सनल बिलीफ है कि अगर आपने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, तो आपके साथ भी बुरा होगा नहीं। और अगर आप एक कमिटमेंट है, ऑनेस्ट कमिटमेंट है, तो भगवान भी आपका साथ। ये तो आपका नेक। तो हाँ, मैं तकदीर में पूरा विश्वास करती हूँ, मैं भलाई में बिल्कुल विश्वास करती हूँ, मैं इंसानियत में बिल्कुल विश्वास करती हूँ, पर जो लोग मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, मैं उन पे ध्यान नहीं। एक भला मानस और हैं जो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सरकार में आ गया तो किसी भी मस्जिद पे लाउड स्पीकर नहीं रखने दूंगा, लेकिन मैं हैरान 6 महीने पहले तो जब मैंने यहाँ पे देख रहा था, राज ठाकरे का नाम नहीं था, लेकिन आज जिस गली में जा रहा हूँ, जो मोहल्ले में आ रहा हूँ, राज ठाकरे की होर्डिंग, मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा होर्डिंग राज ठाकरे के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से ये बहुत पैसा है क्या उनके पास में? वो आप उनसे जवाब सवाल करेंगे, पर हाँ, कहीं मन में लगता है कि इस समय पर जब महाराष्ट्र से इंडस्ट्रीज बाहर जा रही थी, महाराष्ट्र में पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ था कि सरकार को गिराने का, विधायक गोवा के टेबल पे नंगा नाच रहे थे, और पूरा गंदगी से भरा माहौल था, तब आप बिल्कुल चुप रहे, कहीं गायब रहे। आप महाराष्ट्र के हित की बात करते हैं। महाराष्ट्र के युवा वर्ग पूरा बेरोजगारी से जूझ रहा है। 15% हमारी बेरोजगारी दर पहुंच गई, जो कभी नहीं महाराष्ट्र ने देखा है। 7.5 लाख करोड़ का हम पे कर्जा है, तो उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है, पर कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। बल्कि अभी मैं हैरान थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, सो व्हाट अगर 1-2 इंडस्ट्रीज बाहर चली गई, 1-2 इंडस्ट्रीज में मायने रखती हैं राज साहब, पर नहीं। तो ये अचानक क्यों इतने एक्टिव क्यों होगा? आई थिंक उनको लगा कि उनका कोई किसी को हेल्प करने के लिए
किसको? इनका आप कंट्रीब्यूशन। आप हिम्मत नहीं कर रही हैं बोलने नहीं आप इतनी हिम्मत फाइब्रेंट करना नेता है। आई थिंक आप- सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस्तेमाल करती है वोट काटने वाले लोगों को। तो आप मानती हैं कि राज ठाकरे के पीछे भाजपा है? वो जब खुल के बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो भाजपा का बनेगा, भले ही भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया और भाजपा के खिलाफ जो इंपॉर्टेंट उनके लीडर्स हैं इन्होंने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए, तो क्या दर्शाता है? अच्छा, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जो बहुत प्यार की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, आप लोगों ने कोशिश नहीं करी दोनों भाई एक हो जाए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो जाए? मैं बहुत छोटी हूँ इन दिस एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। दो परिवार है, ये याद रखना है, दो परिवार है। कुछ कारण ही रहे होंगे कि इस तरीके का माहौल बना, और वो शुरू से ऑपोजिशन में रहे, यानी शिवसेना जो करती थी उसके विरोध में ही रहे। तो अगर उनकी विचारधारा ही विरोध वाली उनकी विचारधारा है तो कहाँ से तालमेल होगा? वो तो वो जो सीनियर मोस्ट इन्वॉल्व हैं वही तय करेंगे। पर मैं आई एम टू जूनियर इन द सिस्टम। कुछ पत्रकार जिन सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए सरकार किसकी बनी ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, अब कन्फ्यूजन बहुत है, लेकिन एक बात तय है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। आप भी मान रही हैं बात को? मैं कहूँगी कि महाझूठी गठबंधन का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि जर्नलिस्ट के मन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर मैं बहुत ग्राउंड में जा रही हूँ, सभाएं ले रही हूँ, और जो लोगों का जो फीडबैक आ रहा है देख रही हूँ, उससे लग रहा है कि हम महाझूठी गठबंधन को ये मौका नहीं देने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार सिंपल मेजॉरिटी से आने वाली। एक आखिरी सवाल, कोई संभावना ऐसी है कि शिंदे को भी समझ में आ गया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, बीजेपी ने इस्तेमाल कर लिया, कोई संभावना ऐसी बन सकती है चुनाव के बाद शिंदे और उद्धव ठाकरे साहब एक मंच, एक कुर्सी पे बैठे, एक मेज के साथ साथ कॉफी पीते नजर आए? गद्दारों को माफी नहीं, ये उद्धव साहब की उनका पूरा मोटो बन गया है लाइफ का, कि जिन्होंने उनके उस वक्त में जब उनकी तबीयत खराब थी, आपने पूरा षड्यंत्र रचा 40 गद्दारों को सूरत लेकर जाने का, और लाड़की बहन करते हैं। हमने हमेशा उद्धव साहब की वाइफ जो हैं उनको सबने वही नहीं कहकर बोला है, आज आप उनके साथ गद्दारी करते हैं। आदित्य जी के बारे में क्या क्या उल्टा सीधा नहीं बोला है, पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है। पूरा एक तबका था जो इतना गंदगी भरा बात करता है, हम जैसों पे इतने पर्सनल अटैक्स हुए हैं, तो साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि गद्दारों को माफ़ी नहीं। एक बस सवाल और दिमाग में मेरे रह गया, संजय सिंह ने मुझसे 2 दिन पहले का इंटरव्यू कर रहा था कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन गलती कर गया, उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बनाना चाहिए था, तो ज़्यादा, और मुझे भी लगता है कि उद्धव ठाकरे का सीएम फेस होते तो ज़्यादा सिंपैथी मिलती। शरद पवार ने कह दिया जितनी सीटें ज़्यादा आएंगी वो उसका सीएम बनेगा, तो वो क्या लगता है? उनकी सोच है। और उद्धव साहब ने भी एक मंच से कहा था कि एक किसी को भी आप ये कमान दे दीजिए कि ये इलेक्शन को लीड करें, क्योंकि जब ऐसा हुआ है कि नाम नहीं हुआ है तो सब एक दूसरे को काटने को लगते हैं। वो उन्होंने बीजेपी का तर्क देते हुए कहा था, पर दोनों बाकी दो पार्टीज को लगा, देखिए क्योंकि हम गठबंधन में हैं, और आदित्य जी ने बहुत क्लियरली कहा कि हमारा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी अभी ये है कि महाझूठी गठबंधन को हटाएं। हो सकता है हमें पहले ज्यादा लीड मिलती, क्या कब होता कैसे होता ये तो व्हाट अबाउट हो जाएगी। अभी हम इस परिस्थिति में हैं जहां पर हम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं, और जनता के मन में ये बहुत क्लैरिटी है कि महाविकास आघाड़ी का पूरा कैंपेन उद्धव साहब लीड कर रहे हैं। आप उनके सारे सर्वेज अगर आप देखेंगे तो सारे सर्वेज में बाय फार ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। उनकी सभाएं ऐसी भर भर के हो रही हैं, जनता खुद अपने मन से आती है। ऐसा नहीं है कि कल आपने मुंबई के आपने खाली सीट्स देखी होंगी प्रधानमंत्री के रैली के समय पर, वो वहां पे नहीं दिख रहा है। तो जिनकी तरफ ऐसा बड़ा माहौल है, जनता का प्रेम है, जनता का विश्वास है, और जब 2.5 साल सरकार में थे उस समय टॉप 5 पॉपुलर मिनिस्टर्स में, चीफ मिनिस्टर्स में रहे। तो यानी आपने मुझसे एक सवाल किया था कि ऑनेस्टी की, इंसानियत की जगह है या नहीं। जनता का प्रेम वही दिखाता है कि अगर आप जनता की नफ्स को पकड़ो, वो भी चाहता है कि जो सबको साथ लेकर चले, जो इंसानियत दिखाए, जो ऐसा राजनेता ना हो कि इसको काटो करे, वो हमारे प्रिय है। तो वो उन्होंने दिखाया, एक अच्छा उदाहरण दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, थैंक यू सो मच संजय जी। ये थी प्रियंका चतुर्वेदी जी, और चीज़ों को लेके प्रियंका जी बहुत क्लियर है, और ये बात सही है। महाराष्ट्र में अब 2 तरह की राजनीति है। एक तरफ राजनीति है बटोगे कटोगे, मतलब हिंदू बना मुसलमान, और एक तरफ राजनीति है महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र का असली स्वरूप वापस दिलाने के लिए। महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पे मैंने जाके देखा, महाराष्ट्र बनाम गुजरात एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस तरह महाराष्ट्र के उद्योगों को उठाकर गुजरात ले जाया गया, और गुजरात के लोग जिस तरह देश में हावी हुए, मैं तो कई बार कहता भी हूँ, जब राम मंदिर की छत टपकने लगी
ठेके वहाँ पे गुजरातियों को देने लगे तो मैंने कई बार कहा भी, माल कमाएगा गुजराती का भाई और घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई। महाराष्ट्र में भी ये नारा गूंजने लगा है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।